हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबको एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की सोशल साइंस। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग इस समय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें क्लास 9th 10th वालों को अभी तक हमने पढ़ाया है, जिसमें से चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुके हैं। आज हम लोग क्लास 9th की पढ़ेंगे सोशल साइंस। फिर 6th 7th 8th भी की क्रमशः सीरीज आना चालू हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम कौन सी सब्जेक्ट, सोशल साइंस में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हम पढ़ाएंगे आपको लोकतांत्रिक राजनीति, जो आपकी फर्स्ट है यानी 9th में। और 10th की बात करें 10वीं में, तो लोकतांत्रिक राजनीति जो है विज्ञान, वो आपकी 2 है। तो जिसमें से हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो सीरीज, अगर आप 10th के हैं तो ज़रूर देखें। हम लोग क्लास 9 का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसका सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, क्या कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद उसमें से पहला चैप्टर उठाएंगे और उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं विषय सूची। इसमें ये विषय सूची जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक चिट्ठी आपके नाम, यहाँ पे अध्याय देखिए 1 से दिया गया है। आप लोग को पता है कि शायद राजनीति जो होता है ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है, या सोशल साइंस कह लीजिए, सामाजिक विज्ञान ही बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि इसको ज़्यादातर समझना होता है। इसको रटने से ज़्यादा हम अगर समझ लें तो पूरा चैप्टर हमें याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, और क्वेश्चन आंसर को हमको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता। और इसके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत थोड़ा टफ होते हैं, यानी कि जब तक हम डीपली नहीं जानेंगे तब तक हम सभी ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और आपको पता है 100 में से 40%, 100% में से 40% अब ऑब्जेक्टिव का प्रचलन चालू है अपने एमपी में। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा चैप्टर को समझने पर ध्यान देना है। उसके बाद जब आप जाएंगे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव अपने आप को समझ आने लगते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं सिलेबस की आपकी। देखिए आप देख रहे हैं अध्याय जो आपका फर्स्ट है, इसमें आपका है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों और क्या है। पहले हम ये जानेंगे लोकतंत्र है क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकतंत्र क्यों जरूरी है, या फिर क्यों, आखिर क्यों लोकतंत्र हमारे यहाँ होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 में, जब लोकतंत्र का मतलब जान जाएंगे तो वहाँ उसके बाद हम लोग संविधान निर्माण देखेंगे, जो हम लोग अभी तक हमारा देश जो संविधान के नियमों पे चलता है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में हम लोग कैसे निर्माण हुआ संविधान का, संविधान क्या है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। उसके संविधान जब बन जाता है तो हमारा नंबर आता है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनाव आप लोग देखते हैं, आपके आस पड़ोस चुनाव होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, या फिर आप अपने नगर निगम का देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप ग्राम पंचायत का चुनाव देख लीजिए। ठीक है, तो चुनावी राजनीति क्या होती है उसको हम लोग भली भांति समझेंगे। अगला था अध्याय 4 में जो है संस्थाओं का कामकाज। जो संस्थाएं चुनाव जीतने के बाद जो संस्थाएं कामकाज संभालती हैं, तो कामकाज कैसे बंटवारा होता है, कैसे होती है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है और पेन कॉपी और बुक अपना लेकर के बैठना है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आइए हम आगे का देखते हैं। अध्याय 5 में देखिए क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार। आखिर हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, और हमें कितने, मतलब किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, कि आम नागरिक के लिए, सरकारों के लिए और बड़े बड़े पदवी लोगों को लिए कैसे, मतलब उसमें लोकतांत्रिक अधिकार बांटे जाते हैं और होते क्या है, ये हमको जानना चाहिए। आप क्लास 9th में केवल अध्याय 1 से लेकर के 5 तक ही दिया गया है। इसके आगे का जो सिलेबस है वो 10th में आपको मिलेगा। ठीक है, राजनीति में जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिक्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको ये यूजफुल होगा। क्लास 9th की पढ़िए, क्लास 10th की पढ़िए, क्लास 6 7 सभी के समझिए आप एनालिसिस के। आपको हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, हमारे साथ आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले आज, लोकतंत्र क्या होता है इसको जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक और पेन कॉपी रफ लेकर के बैठेंगे, ताकि जो समझते चले या लिखने की जरूरत पड़े वो आप लिख सकें। देखिए अध्याय फर्स्ट है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो परिचय में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित नहीं करना है।
यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं कि कौन लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का सीधा मतलब है जो जनता चुनाव मतलब उसको चुनती है और सरकार बनती है, लोकतांत्रिक है। और जिनको जनता नहीं चुनती है वो गैर लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, इस अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? यह क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों का इस अध्याय में हम बीच में ही इस पे बातें करेंगे और इस अध्याय का अंत होते होते आप ये जान जाएंगे कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र दिया गया है। चलिए देखते हैं लोकतंत्र क्या है, 1.1 में दिया गया है। ठीक है, समझते हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप सरकार के कितने रूप होते हैं ये आपने 8th में देखा होगा। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं हम लिखते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें कैसे काम करती हैं, इन पे आपको लिखना है। चलिए, परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी लोकतंत्र की, ठीक है, हम लोग समझते हैं। चलिए, जैसे देख पा रहे परिभाषा की जरूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। मेरी एक मेधावी छात्रा, मेधावी का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में अव्वल हो, उसको हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती। कहती है कि जो लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेडिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने चली। यानी कि इसमें दो लोगों की, एक छात्रा और अध्यापिका की चर्चा होगी, जिनमें कि छात्रा क्वेश्चन पूछेगी और उसमें से अध्यापिका जो उसके सवालों का जवाब देगी। तो आइए हम लोग भी उसमें भागीदारी बनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मेरिक है। मेरी मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता है। यानी वो कह रहे हैं कि पहले हमने क्या कहा भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पहले पढ़ लिया, लेकिन अब लोकतंत्र का मतलब जान रहे हैं। तो क्या मतलब भाई, ये कुछ गलत नहीं लग रहा है? तो देखिए इसमें जो मैडम थी वो क्या कहती हैं, तुम्हारी बातों में बिल्कुल दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? कभी नहीं मानते हैं। करते हैं उसके बाद उसको पता चलता है कि ये चीज़ है तो थोड़ा नफरत होती है। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? नहीं है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो देखो मैडम ने कितनी चतुराई से उन्होंने उसी के सवाल में उसी को उलझाया और एग्जाम्पल दिया कि समाज में ऐसे बहुत से काम हैं, कलम है, बरसात है, प्रेम जैसे शब्द हैं, जो कि हम लोग उसको बिना जाने उसकी परिभाषा को समझे हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद समझते हैं। उदाहरण लेकर के मेरी कहती फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? भाई जब हम उदाहरण ही लें और पहले उसको करें तो फिर इसमें क्या ज़रूरत है? चलिए आइए देखते हैं। तो मैडम जी कहती हैं हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। ठीक है, किसी शब्द को करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसे स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। कोई कहता है लोकतंत्र कुछ और है, कोई कहता है लोकतंत्र कुछ और है। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। जैसे पहले राजा महाराजा की सरकारें रहती तो वो भी कभी कभी कह देते हम लोकतांत्रिक हैं, हमको जनता प्यार करती है। सही है ना? और अब भी जो चुनी जाती सरकारें वो तो कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। ऐसे बहुत सारे देश भी हैं जहाँ पे चुनाव नहीं होते फिर भी कहती हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परिभाषा की जरूरत पड़ जाती है। इतने में रिवियांग कहती है लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। क्या सुनाया था भाई? लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। कितनी खतरनाक परिभाषा! ये बिल्कुल अब्राहम लिंकन जी है। ठीक है, उन्होंने दिया था परिभाषा कि मतलब एक वाक्य सुनाया था लोगों के लिए, मतलब ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो।
लोगों के द्वारा हो, ठीक है, वही कह लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा, ठीक है। हाँ, चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। कितनी अच्छी परिभाषा दी गई है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो लिंग 2 जो मैडम थी उन्होंने कहा था, मैं यह नहीं कहती कि इनमें बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, जब तक हम खुद विचार नहीं करते तो परिभाषा बिल्कुल पर्याप्त लगती है कि भाई यहाँ पे क्या है, लोगों के लिए है, लोगों की है, लोगों के द्वारा, थी बहुत अच्छी परिभाषा है। लेकिन जब विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, उस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। योलांदा थी, उसमें एक दूसरी शिष्य है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। देखिए डेमोक्रेसी किससे बना है, डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोक शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है, क्या तर्क दिया है यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा। डेमोक्रेसी जो है बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, जो कि डेमोक्रेसिया से बना है और डेमोस को कहते हैं अर्थ में लोग, ठीक है, यूनानी भाषा में। और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। कितना बड़ा शब्द है, ये चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे अंडरलाइन आप कर लेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे जब पढ़ रहे होते हैं, बुक आपको क्यों कहा गया है बुक और पेन लेकर के बैठने के लिए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ मिले आप उसको अंडरलाइन या कलर हाइलाइटर कुछ कर लीजिए या फिर आप उसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए कि इसको हमको पढ़ना है। क्योंकि यही क्वेश्चन, ऐसे ही डीपली क्वेश्चन जो होते हैं हमें ऑब्जेक्टिव में और खालिस्तान वगैरह जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें मिलते हैं आपके, और छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको मोस्ट रूप से पढ़ना चाहिए और इसको आपको यहाँ पे चिन्हित कर लेना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें क्या कहती हैं लिंग 2 मैडम का, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता है कि उसके शब्द के मतलब से हम जान जाएं। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। देखिए मैडम बहुत सही कह रही हैं। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि कैलकुलेटर बस इसमें नहीं है। आज कैलकुलेटर से ज़्यादा और चीज़ों में काम करता है। कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। देखिए अब इस कैलकुलेटर शब्द से मतलब लेते तो केवल इन सब चीज़ों को हम कैसे जान पाते। तो शब्द सही, लोकतांत्रिक राजनीति चल रही है आपका, शब्द सही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। मेरी कहती है मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। हमको इस पर गौर करना है और इसकी परिभाषा खुद गढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिंग 2 मैडम कहते एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, क्यों बचाए इसको शेष। इस पे विचार करते हैं और समझते हैं। देखिए ये कौन आ गया अभी। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोक पर तंत्र की हावी रहता है, जहां लोक पर तंत्र हावी रहता है, ठीक है। इसके बारे में आपकी क्या राय है। यहाँ कहते हैं लोकतंत्र नहीं कि लोगों का शासन, लेकिन लोगों का शासन क्या, रैलियाँ करनी पड़ती सड़कों पर, पहले पेपर दो, पेपर भरने के लिए मारामारी, उसके बाद पेपर भरने के एग्जाम की मारामारी, उसके बाद एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट निकलवाने की मारामारी, उसके बाद ज्वाइनिंग की मारामारी। मतलब इस पे तंत्र ही लोगों पर भारी होता है, लोकतंत्र नहीं होता, नाम है बेटा। चलो इसको समझने की जरूरत है, इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो एक सरल यहाँ देखिए दिया, खुद करें खुद सीखें। ठीक है, आइए लिंगदोह मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो। इस प्रयोग से आपने क्या सीखा, लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया है, ये आपको करना है। एक सरल परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। यानी कि इस पर चर्चा करेगा वो कि क्या समानता है और असमानता है जो खुद को लोकतांत्रिक बताती हैं और कैसे भी करके चलता रहता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। चलिए देखिए यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। कैसा? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल परिभाषा, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि लोकतंत्र वह है जो कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है लोग करते हैं। सही बात है, यह आम चीज़ों में हम जानते भी हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं आगे, ये दिया गया है आपका, आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें जैसे दिया है, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। सही बात है, बिल्कुल कर दी है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए। वो देखो, जिसका सेना पर नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। देखिए शासक के फैसलों में कोई लोगों को भागीदारी नहीं है। पिनोसे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाही मतलब जो राजा होते हैं। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। समझ गए? अब बताइए, तो राजशाही होते हैं या फिर आप शेख लोगों को देख लीजिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। म्यांमार की देखिए, देख लीजिए यहाँ पे सैनिक का राज चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है लेकिन पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। देखिए अभी इसने कहा कि जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार वो लोकतंत्र की शासन होती, शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग नहीं चुन रहे हैं तब भी सरकार चल रही है। लोकतांत्रिक कहते हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। चुनाव करवाती हैं लेकिन बनता वही सरकार है। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, ठीक है, लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। पहले हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि लोकतंत्र होने के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। केवल लोगों के द्वारा चुनाव होना या लोग का उसमें भागीदारी होना इतना पर्याप्त नहीं है। उसके हमें हर पहलू को समझना होगा और हर विचार पे गौर करना होगा। तो चलिए और डेप्थ में चलते हैं हम। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ। रिबियान जो लड़की थी स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया, लिखने वाले का। वह चाहती कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। चलिए बात देखते हैं, गौर करते हैं इस पर क्या है। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषण आप बन जाने का अधिकार देता है।
इसमें ये काफ़ी मज़ेदार है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। हम लोग खुद चुनाव मतलब उनको जितवाते हैं, वोट देते हैं और फिर वो हम पे शासन करते हैं, तो खुद शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुँह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद, उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद हम खुद उनके तानाशाहों का चुनाव करवाते हैं। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता जो होती है लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। सही है। अगर लोग जो है व्यक्ति की न्यायप्रियता, अगर न्याय करने की उसमें क्षमता है तो और ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर न्यायप्रियता नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है चुनाव, वोट देना। ठीक है। जैसे कुछ सरकारें जो है बहुत ज़्यादा अति कर देती हैं, तब फिर जनता का रुख बदल जाता है और परिवर्तन की ओर चली जाती है सत्ता। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। हाँ, ये थोड़ा पॉइंट है कि इसमें हम लोग उसी को वोट देते हैं जो हमारे जैसा होता है या हमारे विचारों से मिलता है। ठीक है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की सारी बुराइयां जो है अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा लोग उसमें भाग लें वोट में और उसको मतदान करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए कुछ इसमें ये कार्टून बने हुए हैं, इनको गौर करेंगे क्या है ये। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बना हुआ है। इसमें देखिए लोग इसको मतलब खड़े करने में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं और इसको काफ़ी कार्टून बूझे। देखिए क्या है, इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों, इराक में क्या है, अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय का यह कार्टून बना था। उस समय बना था कब, जब विदेशी शक्तियाँ थी और अमेरिका था। यह कार्टून क्या कहता है, इनमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, आप बताइए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी लिखा गया है। ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं 1.2 में लोकतंत्र की विशेषताएं। अब हम लोग इस पे और गौर करेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें। क्योंकि परिभाषाएं जानेंगे, परिभाषाएं उसके बाद विशेषताएं जानेंगे, कामकाज, तब तो हम भेदभाव कर पाएंगे कौन लोकतांत्रिक है कौन गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग पेन कॉपी लिए रहेंगे और उसको नोट करते रहेंगे, हाइलाइटर लिए रहेंगे, पेंसिल उसको टिक करते रहेंगे। ठीक है, समझते रहेंगे, क्योंकि राजनीति देखिए समझने की चीज़ है, सोशल साइंस, इसको हम समझा रहे हैं, आप भी प्रेम से समझेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, खैर हम लोग आगे चलते हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। बिल्कुल, हम लोग शासकों का चुनाव करते हैं, जनता करती है। ठीक है, बिल्कुल। जिसमें हम लोगों ने देखा था अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, आखिर हम किसको वोट देते हैं और चुनते हैं। शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है। हम किस सरकार को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, उसके किस भाग को चुना होना आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, सांसद का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली होता है। बताइए तो किन भाग को चुना होना जरूरी होता है, जो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, बताइए। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ये देखिए बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक, जो जनता पूरा वोट देती है या फिर धोखाधड़ी से जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। हम लोकतंत्र कब कहेंगे उसको, कौन लोक शासकों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद वो खुद बड़ी सरकारों को चुनते हैं। जैसे सांसद हमारे द्वारा चुने जाते हैं, आप देखते होंगे सांसद यानी कि सांसद को हम लोग चुनते हैं। हर जिले से एक सांसद होता है जो कि हमारे द्वारा, जनता के द्वारा डायरेक्ट जिताया जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है कि प्रधानमंत्री को चुनने में खुद भागीदारी लेता है, हम नहीं लेते हैं।
ठीक है। तो कौन से लोग हैं जो शासकों को चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, यानी हमारा उसमें कोई हाथ ना हो? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? किस स्वरूप को कहेंगे? कि जो हमारे इनडायरेक्टली बन जाते हैं और काम करते रहते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी होता है? ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार। कितने सारे सवाल हैं, ये सवाल हमेशा बने होते हैं, यही तो हमको समझना है। जैसे जब IAS UPSC में MPSC में जब पूछा जाता है ये सवाल है पॉलिटिक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती है। मैंने जब वर्ग 2 का पेपर दिया था उसमें मेरे में 2 सवाल पॉलिटिक्स के आए हुए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पूछा हुआ था। तो अब आप जब इनको समझे होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आपसे बनेगा कि क्या होता है आखिर लोकतंत्र। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिया है यहाँ पे, नीचे कुछ यहाँ पे कार्टून्स दिए हैं, देखेंगे हम उनको। देखिए पहले ये देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। कैसे? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तथा प्लट की अगुवाई की। आप बताइए यहाँ पे क्या होता है? निर्वाचित नेताओं के हाथ में। आप पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल ही नहीं मत लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जो सैनिक होता है, जो सेना का वहाँ हेड होता है, अगर उसकी बातों को लेकर सरकार चलती है तब तो सरकार चलती है 5 साल, है ना, अब वही जीतती है। जो सेना के खिलाफ थोड़ा सा हो गया, सेना गलत कर रही है तो हाँ करे, ना सही कर रही तो हाँ करे, तब तो वो सरकार तो चलेगी। अगर उसके खिलाफ थोड़ा सा बोल दिया जाए, वह सेना को और अच्छा बनाने की कोशिश किया जाए उनके विरुद्ध जा करके, तो फिर सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ सेना का सर्वोपरि चलता है। हमने पाकिस्तान में अभी अभी आपने देखा है उसमें हुआ है। तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या करते हैं? चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग। कुछ कार्टून बने हुए हैं, कार्टून यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या है कार्टून। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। सीरिया क्या है? पश्चिम, ठीक है। जैसे ये है पूरब, ये पश्चिम, तो इधर का एक है एशिया का एक छोटा सा देश है सीरिया, ठीक है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। अब बताइए, यहाँ पे शासक बाथ पार्टी और कुछ ही सहयोगी पार्टियों को देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? बताइए। ये यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे देखिए पत्ते का यहाँ पे बना हुआ है ताज, और यहाँ पे डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे पहले से निश्चित कर दिया गया है कि यही बाथ पार्टी और यहाँ पे कुछ उनके सहयोगी पार्टी ही ले सकती है राजनीति में, ठीक है। सीरिया, ये सीरिया लिखा हुआ है। जब तक बाथ पार्टी की सदस्य का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी, अंदर नहीं आ सकती हो। मतलब यहाँ पे चुनाव में वही खड़ा हो सकता है, वही पार्टी से चुनाव लड़ सकता है जो पहले बाथ पार्टी की सदस्य का फॉर्म भरे। मतलब यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चल रहा है। ये लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या है, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग। उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि जो सेना का प्रमुख था, ठीक है, वो क्या किया? उखाड़ फेंका सरकार को पूरी तरह से फेंक। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल हुआ है पाकिस्तान, वहाँ होता है खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया लोग। अब क्या होगा? और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। अभी भी यही हुआ है। अभी जब पिछली बार भी सरकार बनी तो वहाँ पे उसकी सरकार को 5 साल बढ़ा दिया गया, 2 साल बढ़ा दिया गया। जो नहीं बढ़ाता कार्यकाल को सेना के हेड को, उसकी सरकार तख्ता पलट हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। पूरे नेताओं को खरीद लिया जाता है, बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। देखिए कमाल है, संविधान को ही बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है।
खतरनाक है, मतलब कि अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास इतना ज़्यादा पावर ले लिया गया कि जब चाहे तो प्रांतीय असेंबलियाँ जो सभाएं होती, राज्यसभाएं, राज्य परिषद होती, उनको सबको भंग कर सकता है अपने चुटकियों में। अब बताओ, भंग कर सकता। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। बताओ, निगरानी भी रख दिया गया मंत्रिपरिषद को उस पर। मतलब कुल कंट्रोल कर सकते हो कि राष्ट्रपति के पास, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी। अब बताओ, मतलब अपनी ही सेना वहाँ पे भी लगा है। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। लोकतंत्र थोड़ी ना है ये, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? नहीं किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। बिल्कुल, आप देखिए, जो प्रांतीय होती है असेंबलियाँ, उनका चुनाव तो जनता ही चुनकर भेजती है, भले राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ अब हम लोग फंस चुके हैं कि इसको लोकतांत्रिक कहें कि ना कहें, बताइए, क्योंकि अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति था, वहाँ का सेनापति था। ठीक है, हाँ, जनरल मुशर्रफ था। अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हम ऐसा नहीं कह सकते ये हो गया। असेंबलियों के लिए हमने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारों और जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। खत्म बना, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई, बताइए, पूरा लोकतंत्र तरीके से चुनाव हुआ और वहाँ पे चुनी हुई सरकार को वो गिरा सकती है। संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिनके जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। देखिए, पाकिस्तान में ऐसा अमेरिका के इशारों पर चलता रहता है, ना ही कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हम लोग पहली विशेषता पे चलते हैं। इन एग्जाम्पल, पाकिस्तान की एग्जाम्पल हमने ये देखा कि अंतिम निर्णय जो ले होना चाहिए वो शासन यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पे होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तभी सही निर्णय हो सकता है। चलिए देखिए, कार्टून बना हुआ है कुछ यहाँ पे, कार्टून बूझें। यह कार्टून लातली अमेरिका के संदर्भ बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान भर में भी फिट बैठता है? क्या कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? ये हमने देखा है। डेमोक्रेसी देखिए डस्टबिन में पड़ी हुई है, और किसके हाथ में पूरा डेमोक्रेसी है? जनता, जो हमारे सेनापति यहाँ के पाकिस्तान के थे, सेना, ठीक है, जनरल मुशर्रफ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। पता है, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। बताए, चीन में क्या होते हैं? संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझना। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने, जैसे अपने यहाँ भी तो है, संसद को ही तो पूरी तरह से राष्ट्रपति बनाने का होता है, उपराष्ट्रपति। इससे पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। बताइए, कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करता है? सेना। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। मतलब कमाल की बात है भाई, ये कैसा है सरकार? चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। तो जब वो कम्युनिस्ट पार्टी है जो जब जानती है कि ये आदमी चुनाव लड़कर हमारी तरफ नहीं आएगा, तो वो उनको मंजूरी देगी क्यों?
2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब बताइए, बनेगी ही भाई, क्योंकि वहाँ से अनुमति होता ही नहीं। ऐसा बताइए, ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। 1930 में आज़ाद होने के बाद में मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। आप बताइए ये कैसा है भाई? यहाँ पे हर 6 साल में तो हो रहा भाई, लेकिन उनको कभी भी विपक्षी पार्टी आई नहीं रही। उनको वोट भी लेते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, बट कोई बना ही नहीं आज तक। ये कैसा है? चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी, मतलब बहुत फेमस थी कि आप कुछ भी कर लो, आप लड़ लो हमारे खिलाफ, लेकिन हम कुछ भी करके हथकंडा अपना के हम जीत तो हम ही हासिल करेंगे। मतलब अन्याय। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। बताइए, स्कूल में जाते थे, उनसे कहते थे वोट हम ही को देना। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। अब बताइए, मीडिया को भी खरीद रखे थे। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भी कर दिया जाता था। मतलब कमाल की बात है। यहाँ पूरी तरह से मतलब किसी भी तरीके से जीत नहीं होनी चाहिए, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल कतई नहीं। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में, चलिए यहाँ कुछ देख लेते क्या कह रहे हैं। जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? चलिए, चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। कोई नहीं होता भाई, कि वहाँ पे वही पार्टी जीतना तय है क्योंकि वैसी ने उसको परमिशन दिया है। तो कहाँ से होगा? लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को ही पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है, हत्या है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की छूट होनी चाहिए, स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो सके। ताकि अगर सरकार बनी है जो, वो अगर गंदी है, वो उसके कानून सही नहीं है, तो उसको जनता अपने अधिकारों के बल पे वोट दे करके दूसरे को सत्ता पर बैठा सकती है। इसलिए डर होना चाहिए सरकार को। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया एक व्यक्ति एक वोट एक मॉल। ये क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मॉल। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सही बात है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं। मतलब वंचित भी कर दिया जाता है मतदान देने से भी। बताइए, पेटी ले जाकर बदल दिया जाता है, कहाँ से चुनाव हो पाएगा? उसको फाड़ दिया जाता है, उसको कब्जा कर लिया जाता है, नकली पेटी रख दी जाती है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। औरतों को वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में था, बताइए, वंचित कर दिया गया। औरतें मतलब उसमें भागीदारी नहीं ले सकती हैं। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। बताइए,
फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। आप बताइए, कमाल की बात है। लोकतंत्र। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये तीसरी विशेषता, ठीक है। बिल्कुल, अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़े। देखिए कार्टून बना हुआ है यहाँ पे एक यह कार्टून लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब, सिक्कों की थैली है, देखिए निकल रही है। राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है। हम इस कार्टून को भारत पर भी क्या लागू कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी पैसों के दम पे चुनाव लड़े जाते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट हो ही गया। देखिए कार्टून पूछे दिया गया यहाँ पे। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासक को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। ये देखिए वहाँ पे ये हो गया था लोकतंत्र, वहाँ पे उखाड़ फेंका, उन्हें जेल में बंद दिखाया गया। यह कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है? इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आइए पहले कार्टून की तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट हो गया। वोट भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एक मात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, ये कह रहा है। देखिए तो तीसरी विशेषता भी हमें मिल गई, ठीक है। तो ये तो कमाल की बात है, 3 विशेषता हम लोगों ने पढ़ लिया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें और हम लोग इसमें आगे दिया गया है, बट आगे हम लोग अब नेक्स्ट डे पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। और कानून का राज और अधिकारों का आदर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको समझेंगे अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो लोकतंत्र की परिभाषा या उसके संदर्भ में एग्जाम्पल लिए गए हैं, लोकतंत्र कैसे काम करता है, उसकी विशेषताएँ कैसे हमने प्राप्त की किसी एग्जाम्पल के माध्यम से, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो और हम इसमें क्या इन्हेंस कर सकते हैं और आपको किस तरीके से और बताया जा सकता है। आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए क्योंकि हम सीखते और सिखाते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, ठीक है। हमारा है नॉलेज लेना और आप तक पहुंचाना, ठीक है। तो आप ज़रूर हमें बताएंगे कि क्या है क्या नहीं और किस सब्जेक्ट पे आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई जारी रखें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद।